रिस्पेक्टेड बीएन शर्मा सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं रिपीट कर देता हूँ सर, कि सिंस यू सर्व फॉर 38 ओके लॉन्ग इयर्स इन ओके, बीएसएफ। डिफरेंसेस जो या जो 50 साल में आए हैं, ठीक है। देखिए, 50 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। मैं 77 में जब ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले मैं मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो नागालैंड में हुई थी। नागालैंड 111 बटालियन, 111 बटालियन। ये एक ऐसी बटालियन है जो इंडियन हिस्ट्री में बिल्कुल अलग किस्म की है। कहीं आपको ऐसी बटालियन नहीं मिलेगी। आप सबने सुना होगा कि नागालैंड में इंसर्जेंसी किस किस्म से रही और कैसे उस इंसर्जेंसी को टैकल किया गया। अभी भी है वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स, लेकिन 1973 में पीस अकॉर्ड हुआ था, जिसमें जो अंडरग्राउंड नागा थे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, वो सरेंडर करके और उनकी 3 बटालियन बनाई गई थी, उनको रिहेबिलिटेट किया गया था। यानी जो मिलिटेंट इंसर्जेंट जो जंगल में थे, जो बीएसएफ अपने सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको एज ए पीस, पार्ट ऑफ पीस रिकॉर्ड, उनको रिहेबिलिटेट किया गया। उनके लिए बीएसएफ की बटालियन खड़ी की गई। तो मैं उनमें से एक बटालियन, 111 बटालियन में मैं पोस्ट हुआ था, जो नागालैंड में ही थी, और जिसके कमांडेंट थे मिस्टर के जो है तो सू। ही वॉज द चीफ ऑफ द अंडरग्राउंड आर्मी हु वॉज मेड कमांडेंट ऑफ द बीएसएफ बटालियन। तो हम एज ए स्पेशल, मुझे और मेरे एक दोस्त को, हमें सिलेक्ट करके इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट वी वर पोस्टेड टू दैट बटालियन। तो उस बटालियन में आप समझ लीजिए कि जिनको हम कमांड कर रहे थे, वो वो हैं बंदे जिन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की, कभी कोई फॉर्मलाइज ट्रेनिंग नहीं की, जो जंगल में रहे, जिनको हथियार चलाना आता है लेकिन हथियार मेंटेन करना नहीं आता, जो ड्यूटी करना नहीं जानते थे। उन जवानों को हमने ट्रेन किया, उन जवानों के साथ में रहे, उनके साथ काम किया। और एक सिचुएशन ये थी कि मतलब हम समझते थे कि ये जवान जो है, ये कैसे बीएसएफ का जवान की तरह ड्यूटी कर पाएगा। वो जवान ऐसे थे जो संडे को क्वार्टर गार्ड में ताला लगा करके चले जाते थे कि साहब हम आज संडे को ड्यूटी नहीं करेंगे, संडे को हम सिर्फ चर्च में जाते हैं, हम और कोई काम नहीं करते। तो वो ऐसी बटालियन में हमने काम किया। अब वो बटालियन आज, तब में और आज में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो सब रिटायर भी हो गए और चेंजेस भी आ गए। तो 1977-78 में जब बीएसएफ नई नई खड़ी थी, तब इतना नेचुरली, एक तो बटालियंस की कमी थी बहुत, इतनी बटालियन भी नहीं थी बीएसएफ की, और जो बीओपी या बॉर्डर का इलाका था इतना डेवलप नहीं था। आज वही इलाका जहां पर मैं एज ए कंपनी कमांडर जाने के लिए मुझे 4 दिन लगते थे, मैं गया हूं एज ए कंपनी कमांडर मिजोरम में जब मैं पोस्टेड था। आई हैड टू वॉक फॉर 4 days टू रीच माई कंपनी हेडक्वार्टर। और मैं वहां पर पिछले, जब मैं आईजी था त्रिपुरा का, तो मैं वहीं उसी बटालियन में मैं इंस्पेक्शन करने के लिए गया। तो वहां पर रोड भी थी, लाइट भी थी और पानी भी था। जबकि जब मैं था वहां पर, तो एज ए कंपनी कमांडर वहां 4 दिन में पहुंचते थे। ना वहां पानी था, ना वहां बिजली थी, ना वहां कोई और कोई फैसिलिटी थी। तो सब ये बॉर्डर पे जो रोड्स बने हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आज हमारी एक जो बीओपी जो बनी है, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट बीओपी। एक एक बीओपी की कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन है, जहां पर जो फैसिलिटीज हैं, अगर आपको कभी मौका मिले वो बीओपी को देखने का, वो किसी भी रिजॉर्ट से कम नहीं है। दे आर नॉट लेस देन ए रिजॉर्ट। वो रिजॉर्ट किसके लिए बनाया गया है? वो जवानों के लिए बनाया गया। वहां जवान रहने के लिए जगह है, उसके लिए खेलने की जगह है, बीओपी के अंदर उसकी ड्यूटी करने की जगह है, बीओपी के अंदर उसको पानी मिलेगा, बीओपी के अंदर कहीं कहीं हेलीपैड भी है। तो ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आई हैं। बॉर्डर पर उसको रहने के लिए फैसिलिटी है, मॉडर्नाइजेशन प्लान हुआ है, उसके पास में अच्छे हथियार हैं, कम्युनिकेशन के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, आने जाने के लिए उसके लिए गाड़ी है, और बॉर्डर पर उसको ड्यूटी करने के लिए उसके पास में सर्विलेंस इक्विपमेंट है, इंफ्रारेड जो ये थर्मल इमेजर होते हैं ये है, हथियार है, दूरबीन है, हर चीज उसके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है। तो तब में और अब में जो है वो फर्क बहुत ज्यादा है। पहले जो प्रॉब्लम थी, जैसे त्रिपुरा का इलाका है या मिजोरम का इलाका है, आज से करीब 15-20 साल पहले वहां पर, क्योंकि बीओपी कच्ची होती थी, तो जब बीओपी कच्ची है तो वहां पर मच्छर का प्रकोप और जो और बीमारियां हैं, चाहे वो वाटर बॉर्न डिजीज हो, क्योंकि पानी भी वो चश्मे से पीता था, तो वो सब चीजें जो हैं वो दूर हो चुकी हैं।
पहले वहां पर जवान को मलेरिया होता था, सेरिब्रल मलेरिया, कितनी डेथ हो जाती थी वहां पर, क्योंकि वहां पर उसको लाना ले जाना मुश्किल हो जाता था। अब ये सब फैसिलिटीज आ गई हैं, तो जो कंफर्ट लेवल है बॉर्डर पर, जो फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी बहुत बढ़ गया है। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं देखता हूँ कि जवानों के पास में फैसिलिटी है आने जाने के लिए, दिल्ली से जाने के लिए, उसको गुवाहाटी के लिए आज उसके पास में एयर कुरियर अवेलेबल है, जो हम कभी सोचते नहीं थे। अब वो दिल्ली से उसको हर हफ्ते में डेज फिक्स किए गए हैं बीएसएफ की तरफ से, और बाकी सीएपीएफ के लिए जो जवान हैं उनको आने जाने के लिए एयर कुरियर अवेलेबल है, वो आराम से जाता है, और उसको 4 दिन 5 दिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत काम हुए हैं, बहुत फैसिलिटी बढ़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके करियर के लिए, इक्विपमेंट, क्लोथिंग, सब चीजें जो है हर एक चीज में सुधार आया है और आगे भी आएगा। थैंक यू जी वेरी मच सर। सर। अमित जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी हेलो सर, सॉरी मैं पहले नहीं बोल पाया था, थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था, घर आ रहा था ऑफिस से, इसलिए डिले हो गया थोड़ा सा, बट आई जी वाज कनेक्टेड ऑल द टाइम। जी सर, आई मीन अभी पहले क्वेश्चन चल रहा था ऑलरेडी दैट बीएसएफ यूनियन होम मिनिस्ट्री को करती है रिपोर्ट, एंड आर्मी कम्स अंडर द सेंट्रल, आई मीन या, so I mean it basically comes, BSF comes under the central government. तो सर बट दे आर डिप्लॉयड एट बॉर्डर स्टेट्स, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट एज यू फील कंफर्टेबल, कुछ इश्यूज आते हैं क्या नॉर्मली, या उससे कुछ, एंड हाउ इट इज डेल्ट विद, जो उनका कितना इंटरफेरेंस रहता है? देखिए, मैं 38 ईयर्स तक रहा बीएसएफ में, और बॉर्डर पे ही रहा हर जगह, और एज ए आईजी भी मैं अगरतला, त्रिपुरा, कचार, मिजोरम सब में रहा। तो हम वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो जो हमारी बॉर्डर ड्यूटी है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का स्कोप बहुत कम है। वी हैव आवर स्पेसिफाइड, बिल्कुल हमारा जो रोल है बिल्कुल अलग है, बॉर्डर की ड्यूटी करना, बॉर्डर की सुरक्षा करना। और इसमें मेरे ख्याल 99.9% पूरे स्टेट्स का पूरा कॉपरेशन मिलता है। वहाँ की जो लोकल पुलिस है, सिविल पुलिस है, डीजी होते हैं, वहाँ के जो जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है, और कभी ऐसी कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। हमारा काम, अपना रोल अलग है, और स्टेट के साथ में कोई ऐसा इंटरफेरेंस का सीक्वेंस कभी बनती नहीं। और कभी ऐसा कोई सिचुएशन, कभी कोई ऐसी इंसिडेंट ऑकवर्ड कहीं हो जाए, तो उसको मिल करके, बैठ करके, और उसका जो है, जो भी सॉल्यूशन है वो निकाल लिया जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन बॉर्डर के साथ में हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहीं कोई ऐसी इंटरफेरेंस और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दे कम, हमारे पास आके मिलते हैं, आना जाना, विजिट करना, रेजिंग डे में आना, किसी और फंक्शन में आना, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। चाहे वो स्टेट पुलिस हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चीफ सेक्रेटरीज हो, एक बहुत अच्छा एक वर्किंग एनवायरनमेंट हमारा हमेशा से रहा है और हमेशा रहता है। हम जहां भी रहे हैं, जहां भी रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। थैंक यू वेरी मच सर। राजेंद्र जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जैन सर, जैन आप सभी को। सर एक्चुअली जैसे ऑलरेडी मैम ने बताया था, डॉक्टर विदा मैम ने, और मेरा जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। फिर भी मैं आपको आज जो मतलब अभी जो करंट पोजीशन है कि बीएसएफ का जितना बड़ा रोल अभी पंजाब और इस एरिया में आ रहा है, वो ये कि जितना स्मैक और ये नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है आज की डेट में, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो नशे और मतलब इन चीजों में, स्मैक में, अफीम में, और हर एक तरीके के जो नशे की चीजें हैं वो वहाँ अवेलेबल हैं। तो बीएसएफ का सबसे बड़ा रोल है, और बीएसएफ के कारण ये जितनी भी स्मगलिंग होती है स्मैक की या इस टाइप का, वो रोका जा रहा है। तो इन फ्यूचर ऐसा मतलब अदर बॉर्डर पे भी ऐसी एक्टिविटीज को मतलब रोका जाता है, या यही सेम विजन या सिस्टम है जो वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है? ये जो स्मगलिंग की बात करें, जैसे कुछ एरिया स्पेसिफिक होता है, जैसे
हीरोइन का है। हीरोइन मोस्टली पंजाब और कुछ हिस्से जो है राजस्थान के, इधर से ही ज्यादा इसका ज्यादा आवाजाही होती है। और ईस्टर्न साइड में वहां पर जो हो रही है, वहां पर टैबलेट्स के ऊपर ज्यादा जोर है। यावा टैबलेट होती है एक, तो और वहां पर टैबलेट के ऊपर ज्यादा वो है, और कुछ एक नारकोटिक्स का वहां पर भी है। लेकिन एरिया आइडेंटिफाइड है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो किसी एरिया में ही काम करते हैं, और जो उनका नेटवर्क है वो उस एरिया में ही इस्टेब्लिश है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जो भी कार्रवाई करनी है, उसमें सिविल पुलिस का भी साथ में हम मदद लेते हैं। डीआरआई जो है ये भी मदद करती है, एनसीबी जो है ये भी मदद करती है। तो सब ये मिलकर के काम होते हैं, जिसके लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो चलती रहती है। तो अभी जो जिस जिस तरीके से अभी बीएसएफ को राइट्स दी गई हैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस का, मतलब अंडर फोर्स के आएगा, तो इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? और क्या जैसे स्टेट पुलिस है और जो स्टेट पॉलिटिकल है वो इसका खिलाफत जैसे कर रहे हैं पंजाब में और कई एरिया में, तो इसका आपको कितना लगता है कि इसको हम इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे? देखिए, मैं आप इस क्वेश्चन को अभी मैं हैंडल कर लेता हूँ। ये जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो बढ़ाया गया है बीएसएफ का, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया गया है। और एक उसमें गुजरात में कहाँ पर 80 से 50 किया है। इसमें दो चीजें समझने की है। जो बीएसएफ की जो पावर्स हैं, जो हमको दी गई हैं, जिन एक्ट के अंदर ये पावर दी गई हैं, वो पावर हैं सिर्फ जो बॉर्डर से रिलेटेड क्राइम है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम, उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसी के लिए है। पूरे स्टेट में, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले भी पुलिस के पास में थी, और आज भी पुलिस के पास में है, और आगे भी पुलिस के पास में रहेगी। उनके काम में, उनकी पावर में हमारे बीएसएफ को ये जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया गया है, इसका और उसका कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या पड़ा है कि पहले जो बीएसएफ थी वो 15 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकती थी ट्रांस बॉर्डर क्राइम के लिए, जो पावर्स उसको दी गई हैं, सर्च सीजर, ट्रांस बॉर्डर, पासपोर्ट एक्ट के अंदर में, एंटी टू पासपोर्ट, जो एंटी टू इंडिया, उसी के अंदर में है। और उसके लिए क्या करते थे कि तब हम जब भी कहीं बीच में कहीं ऑपरेशन करने जाते हैं या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इन मोर देन समझ लीजिए मैक्सिमम केसेस में सिविल पुलिस की भी मदद ली जाती है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी वहां पर होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम, क्योंकि अभी क्या हो गया, एक जो कनेक्टिविटी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गया, मोबाइल से कनेक्टिविटी है, टाइम इतना नहीं होता कि हम उसमें कोऑर्डिनेशन में टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो ये जो एओआर जो बढ़ाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जुरिस्डिक्शन के लिए जो बढ़ाया गया है, उसमें ये फायदा होगा कि बीएसएफ को एक लीगल कवर मिल गई है। नहीं तो यहाँ पर क्या होता था, कहीं केसेस में बंगाल में या त्रिपुरा जैसी जगह में, सॉरी त्रिपुरा नहीं, बंगाल में ज्यादातर, कि अगर बीएसएफ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी बाहर आगे आ गई तो उसके ऊपर केस हो जाता था कि साहब आपके पास में तो पावर नहीं थी, आपने आगे क्यों कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हुए हैं जहां पर लीगल कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए। तो अब इसमें ये होगा कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए, बीएसएफ को जाना पड़ जाए बिना पुलिस के, तो उनको एक लीगल कवर मिल जाएगी, और जो भी कार्रवाई करेंगे, जो जिसको भी अप्रीहेंड करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, तो सीजर भी जो है वो हम पुलिस को हैंड ओवर करते हैं या कस्टम्स को, और जो बंदा होगा वो भी हम पुलिस को ही हैंड ओवर करेंगे। आज भी अगर बॉर्डर के पास में, जीरो लाइन के पास में कोई सिविल ऑफेंस हो जाएगा तो हम उसमें कुछ नहीं करते, वो पुलिस ही करती है। तो ये एक मिसनॉमर है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि साहब बीएसएफ को अगर पावर मिलेगी तो पुलिस क्या करेगी। पुलिस का काम अपना है, हमारा अपना काम अलग है। इससे बल्कि पुलिस को फायदा ही होगा कि बीएसएफ कभी अपनी रिक्वायरमेंट हो, और ऐसा बहुत कम चांस होगा जब बीएसएफ को इतनी दूर जाके ऑपरेट करना पड़ेगा। तो एक ये मैं समझता हूँ कि शायद इसको ज्यादा की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बजाय इसको हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि तब बीएसएफ को पावर दे देंगे तो सीआर पुलिस जो है वो उसकी पावर को हम कम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, पहले भी पुलिस से अपने कॉपरेशन था और आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा।
Indeed, there is a great थैंक यू। coordination between all our forces. We must appreciate and salute this. राजेंद्र जी, आपका कुछ और क्वेश्चन है सर? जी जी, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज 3 दिसंबर है और स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो बीएसएफ हमेशा फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन है हमारे डिफेंस फोर्सेस में, तो उनको विश करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी सर्विस के लिए सल्यूट, और उन सब के लिए सल्यूट जिन्होंने इस सर्विसेज में या इस वॉर में अपनी प्राणों की आहुति दी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। और बाकी मैं आप जी सबको राजेंद्र सुनूंगा। जी, इसीलिए हम कहते हैं जय हिंद की सेना। ग्रेट सल्यूट टू अवर ब्रेव हार्ट्स। जी एलाइड प्रिटिस इस पे यस अमित जी। जी, इस पे एक्चुअली मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें लेटर ऑन 1972 वॉर में जो बीएसएफ का रोल था या उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। आई थिंक टुवर्ड्स लेटर पार्ट एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी जी जी, जी हम जी एलाइड प्रेडिटर्स सर के पास जाएंगे। सर जी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद सभी को। मुझे सुन पा रहे हैं सब? जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। जी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, बी एन शर्मा सर। मतलब मैं पहले भी बोलता आया हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्विटर का कि हम इतने सीनियर रैंकिंग ऑफिसर्स से जिसे हम पर्सनली कभी नहीं मिल पाएंगे, उनसे हम बात कर पाते हैं, सवाल पूछ पाते हैं और हमारी चीज़ें कन्वे कर पाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लीज, थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर कि बीएसएफ ने इस साल सबसे कम मामले देखे हैं स्मगलिंग के। आप लोगों ने गजब कंट्रोल कर रखा है वेस्ट बंगाल में। मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी शेयर किया था। सर जिन लोगों को नहीं पता होगा कि 2017 में जहाँ पे 51,000 से भी ज़्यादा मामले थे या एनिमल उसके स्मगलिंग के, कैटल स्मगलिंग के, वहाँ पे बीएसएफ ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया है। हैट्स ऑफ, गुड जॉब सर, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। एंड सर ये ऐसी चीज़ें हैं जो बीएसएफ की ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी न्यूज़ में हिट कर जाती है तो हम लोगों को पता चल जाती है। बाकी आप लोग इतने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे कभी भी कोई भी फायर करता है, और उससे ज़्यादा मैंने सुना है सर जो डेंगू के मच्छर होते हैं सर जंगल में, उसमें हमारे जवानों को काफ़ी दिक्कत होती है और वहाँ भी आप लोग ऑपरेट करते हैं। सर ऐसी कोई चीज़ें मैं जानना, मतलब मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता सर रियली, कि अब मुझे बहुत कम टाइम मिला है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे अचीवमेंट है जो बीएसएफ के किसी को नहीं पता सर, तो उनमें से अगर आप कुछ किस्से शेयर कर दें, कोई स्टोरी शेयर कर दे सर, तो बहुत मजा आ जाएगा सर, क्योंकि बीएसएफ के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं सर। देखिए, बीएसएफ के जो अचीवमेंट्स हैं वो शुरू से समझे जाए तो 1965 में रेजिंग के बाद से सबसे पहले जो चैलेंज आया था वो था 1971 वॉर का, जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था। तो उस 1971 के युद्ध में बीएसएफ को ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ जो था वहां पर काम करने का, ऑपरेशन करने का बहुत मौका मिला था, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बीएसएफ की बटालियंस ने, जो वहां पर बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध शुरू हुआ। और आज ही 3 तारीख है, तो आज ही ये युद्ध शुरू हुआ था, जिस दिन पाकिस्तान ने शाम को भारत के ऊपर हमला बोला था, और जितने हमारे 5-6 एयरफील्ड हैं उन पर एयर अटैक किया था। तो बीएसएफ का सबसे बड़ा रोल था वहां पर जो किया वो था मुक्ति वाहिनी जो वहां पर थी, जो वहां की जो लोकल रेजिस्टेंस वो थी, उसको ट्रेन करने की जो जिम्मेवारी थी काफी हद तक बीएसएफ के पास में थी। और साथ साथ वहां पर ऑपरेट करना, और जो वहां का जो सेटअप था कमांड स्ट्रक्चर, उसको एस्टेब्लिश करने में बीएसएफ का काफी बड़ा हाथ रहा। और उस लड़ाई के टाइम पर बीएसएफ को वहां पर काफी वीरता पदक और गैलेंट्री मेडल्स वहां पर अर्जित किए।
अभी एक हमारी बीएसएफ जो है इसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है 1971 की, जो हमारे वॉर हीरोज हैं लिबरेशन वॉर के ऊपर। तो वो जल्दी ही सामने आएगी, जिसमें पूरे जो हमारे वेटरन्स थे जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या ऑपरेशन किया। सबसे बड़ा ऑपरेशन वहां पर एक जो बीएसएफ के साथ में हुआ था, वो एक बीओपी है मेघालय में, किलापाड़ा बीओपी पर पाक आर्मी ने अटैक किया था। तो उस अटैक के ऊपर बीएसएफ ने कैसे उसका मुकाबला किया, कैसे वहां पर शहादत दी और कैसे उस अटैक को रिपेल किया, ये भी उसमें उसका जिक्र है। और साथ साथ मैं जो बता रहा हूँ कि जो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई, उसमें कैसे बीएसएफ का रोल था, और पूरी बीएसएफ की जो हिस्ट्री 71 की है, उसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना जो मैसेज दिया था, हमारे तत्कालीन डीजी जो फादर ऑफ बीएसएफ है, फाउंडिंग फादर श्री के.एफ. रुस्तम जी, उनको उन्होंने लिखा था कि जो बीएसएफ का जो रोल रहा है 1971 की लड़ाई में, वो अल्टीमेट विक्ट्री में बहुत बड़ा उसका योगदान रहा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, सबसे बड़ा हमारे लिए अवार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा कि कैसे अल्टीमेट विक्ट्री में बीएसएफ का रोल रहा। साथ साथ उसी टाइम जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था, उसमें भी बीएसएफ ने काफी ऑपरेशन किए। ममदोद का इलाका है, वहां पर हमारे बीएसएफ की जो बटालियन थी 31 बटालियन, उसने पाकिस्तान की पोस्ट को, जो उसने हमारी पोस्ट को कैप्चर किया था, उससे कैसे खाली करवाया। राजस्थान में जो लोंगेवाला का इलाका है, तनोट का, जिसके ऊपर ये बॉर्डर फिल्म बनी थी, उसमें बीएसएफ का रोल क्या रहा। भैरव सिंह जो हमारे नायक थे, वो आज भी उनको वहां पर अवार्ड किया गया। वो कल जो हमारी परेड होगी 5 तारीख को, उसमें भी उनको ऑनर किया जाएगा। तो ये सब चीजें बीएसएफ की जो थी लड़ाई में। उसके बाद इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान की, सॉरी, पंजाब की थी मिलिटेंसी, उसमें बीएसएफ ने क्या रोल किया। पंजाब की मिलिटेंसी के बाद में जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी चली, उसमें बीएसएफ ने बड़ा तगड़ा रोल पूरा किया उसको कंट्रोल करने में। साथ साथ ऑपरेशन के अलावा जो है, अभी हम एएनओ जो नक्सलवादी जो ऑपरेशन हैं, उनमें भी बीएसएफ जो है बड़ा अपना रोल प्ले कर रही है। तो बीएसएफ हर जगह अपने जो भी काम मिले, जो भी ड्यूटी मिली, उसको सरंजाम कर रही है। और एक ऐसी फोर्स है जो जिसने हर टेस्ट को पास किया। बड़ी खुशी होती है जब लोग बीएसएफ के काम को रिकॉग्नाइज करते हैं। बीएसएफ की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। बीएसएफ के पास माउंटेनियरिंग की बड़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। हमारे पास हमारे स्पोर्ट्समैन रहे जिनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड मिले हैं। तो सब मिलाकर के एक बीएसएफ का एक अपना अलग कल्चर है और एक बीएसएफ की अपनी हिस्ट्री है, जिसके लिए मैं अभी अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक एक इंसिडेंट, एक एक ऑपरेशन जो है वो बहुत टाइम लेगा। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि आप हमेशा आते रहें और एक एक ऑपरेशन हमसे शेयर करते रहें सर। Actually, time is, sir. If you can spare the time and at least quote a few of these incidents, that will be great. If you can, Absolutely. please. Yes, we will have part 2 with sir, where he can share those experiences which thrilling, I mean वो thrilling experiences सुन करके हमें भी गूज बम्स आते हैं और बहुत प्राउड मोमेंट रहता है हम लोगों के लिए जब उन्हें आप लोगों से सुनते हैं सर। And he has a fascinating way of speaking and explaining things. It's so enamoring. Thank you so much, sir. Sharma sir. Thank you very much. It's fantastic listening to you. I have a small question. Just when you were talking about the interaction with the civilians की जब आप बात कर रहे थे, मेरे दिल में एक बात आई थी कि you share we share borders with such a long borders, and then you have so many linguistic issues when you are sharing with the border of Bangladesh बोलिए या मेघालय बोलिए या इधर Pakistan western borders. So how does the constabulary sort of interact with the people, and how do you train them in doing that kind of interaction? Because हिंदी तो सबको आती नहीं होगी शायद, तो वो टाइम में कैसे इंटरेक्शन होता है वो? देखिए,
प्यार की कोई भाषा नहीं होती। आपको अगर किसी को अच्छी तरह बात करनी तो आप बिना बिना किसी भाषा के इस्तेमाल किए आप उसकी बात समझ सकते हैं। तो जो आपने कहा है कि क्योंकि हर जगह लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो एक इंसान की इंसान से भाषा है, वो उसके जो जेस्चर्स हैं, उसका जो उसको अप्रोच करने का तरीका है, फ्रेंडली अप्रोच या हॉस्टाइल अप्रोच, वो उसके जेस्चर से ही पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग हिंदी नहीं जानते। हाँ, कहीं-कहीं होता है कि बिल्कुल भाषा ऐसी हो जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि जहाँ जिस इलाके में हम ड्यूटी कर रहे हैं या बटालियन लगी है, वहाँ के कुछ लोकल जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो भी हमारी बटालियनों में हैं, क्योंकि बीएसएफ में हर बटालियन में हर स्टेट के हर जगह के लोग रहते हैं। तो हर बटालियन के पास में, अब जैसे त्रिपुरा में अगर हम हैं तो त्रिपुरा में वहाँ के जो लोकल लड़के हैं वो भी वहाँ पर बटालियन में होंगे, तो वो मदद कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर बिल्कुल कम्युनिकेशन बैरियर हो। तो लोकल की प्रेजेंस वहाँ पर बहुत जरूरी है। और जवान जो है हमारे बड़े होशियार होते हैं, वो बहुत जल्दी वहाँ की लोकल भाषा को समझ जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में तो, नॉर्थ ईस्ट या ये बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पर बंगाली तो जो लड़के हैं वो 10 दिन में वहाँ पर जाके बंगाली सीख लेते हैं और बंगाली में बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो है सबसे बड़ी चीज है, जो हम अगर समझ जाएं तो दूसरे का दिल जीतने में ज्यादा देर नहीं लगती। और जो हमारा इंटेंट है, अगर मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, वो भी समझ जाएगा कि मेरी मदद के लिए आया है ये। तो ये इशू जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लोकल भी बटालियन में है और कुछ ना कुछ मैनेज होकर के बात हो जाती है। दिल से दिल मिल ही जाता है। Yeah, bilkul, sir, bilkul. This actually reminded me of a very small incident I would like to share here. Just a fun fact. My grandmother, who came from Karnataka and was staying with my uncle in Mumbai, and उनके सामने वाला फ्लैट में एक गुजराती फैमिली रहती थी, एंड दे हैड दैट एल्डरली वुमन हु वुड स्पीक ओनली गुजराती, और ये दोनों बैठ के घंटों बात करते थे, पता नहीं क्या बात करते थे इसको कर तो दैट टेल्स द स्टोरी अबाउट कम्युनिकेशन। घंटों बात करते थे दोनों बैठ के। आई डोंट नो हाउ व्हाट दे वुड कम्युनिकेट एंड व्हाट दे यूज्ड टू टॉक। आई नेवर, दैट वाज वन बिग पजल। प्रोबेबली दिस इज द आंसर फॉर दैट पजल। दे इवॉल्व देयर ओन लैंग्वेज। मैं समझता हूँ कि वो अपनी भाषा अपने आप बना लेते हैं। जी बिल्कुल, वो घंटों बात करते थे बैठ के, एक दूसरे, दोनों बुढ़िया बैठ के बात करती थी, पता नहीं क्या बात करती थी, ये गुजराती है, एक दूसरी कन्नड़ा वाली है, बैठ के बात करते थे। मजा आता था। थैंक यू केशव सर। पीयूष भाई, आप अपना क्वेश्चन रखेंगे, फिर हम आगे कैप्टन सर के पास जाते हैं। हमारे साथ हंसा मैम भी जुड़ी हैं। पीयूष भाई। पीयूष भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आप सुन प्लीज पा रहे आप अपना कनेक्शन ठीक कर लीजिए, तब तक कि हम कैप्टन आई सिंह सर के पास जाते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद सर। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और आप अपनी बात रखिए। जी, सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज जो चर्चा का विषय है बहुत ही एक अच्छा विषय है और बहुत सराहनीय है। अभी जो हमारे बीएसएफ के कमांडिंग साहब जो कह रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज से भी थी, देश से जुड़ी हुई भी थी, और हमारे बॉर्डर सीमा से खास करके विशेष जुड़ी हुई जो संवाद उन्होंने अभी किया, बहुत बेहतरीन था, बहुत उम्दा किस्म का था। बीएसएफ के बारे में मैं कभी कभी, हमारा भी उनके साथ रहने का मौका मिलता था जब हम सर्दी एरिया में हमारी रेजिमेंट रहती थी, तो कुछ हमारे भी उनके साथ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो हमारे टाइम और आज के टाइम में बहुत अंतर आ गया है। उस टाइम बीएसएफ की जो जिम्मेवारियां होती थी बहुत जटिल हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो तार फेंसिंग थी, बॉर्डर हर जगह ओपन थे,
कहीं से भी कहीं कोई रुकावट नहीं होती थी, कोई भी कहीं से आ सकता था, जा सकता था। और जो बीएसएफ के जो पावर थे वो भी बहुत सीमित थे। आज जिस तरह से मोदी सरकार ने आज 50 किलोमीटर का जो इनको पावर दी हुई है कि आप अपनी जो भी कोई आपका ऑपरेशन है 50 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, आपको बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। पहले ये नहीं था। पहले हमारे दायरा जो 5 से 15 किलोमीटर था उसके अंदर ही रह के हमें कुछ करना होता था। हालांकि सिविल पुलिस के साथ उस टाइम भी संपर्क संवाद जोड़ा जाता था। तो आज जो है ना बीएसएफ की जो ताकत बढ़ी है, आज अच्छे इक्विपमेंट है इनके पास, अच्छे वेपन्स हैं और अच्छी दूर संचार व्यवस्था है इनके पास। उस टाइम तो इतना नहीं हुआ करता था, मगर फिर भी इनकी उस टाइम जो कार्य प्रणाली थी बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा किस्म की थी। चाहे वो बीएसएफ के जवान हों, बीएसएफ के ऑफिसर साहिबान हों, बहुत ही अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते थे। और आज तो घुसपैठ नाव के मात्र है। उस टाइम घुसपैठ क्योंकि कहीं बॉर्डर ही नहीं, तो घुसपैठ आप कहाँ कितनी रोकेंगे। पंजाब में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और गुजरात में भी होती थी। तो ये सब चीजें इतनी मतलब ओपन होते हुए भी और फिर भी बीएसएफ बहुत कंट्रोल करती थी। मगर आज जितने इक्विपमेंट और वो है उतनी मेहनत नहीं है। आज मेहनत तो फिर भी उतनी है, मगर वो चीज नहीं है आज कि जगह जगह कदम कदम पे पहले खतरा होता था, आज खतरा हमें दूर से दिखाई देता है। हमारे पास इस तरह के दूर संचार और इक्विपमेंट इस तरह से कि हम दूर से देख रहे हैं कि आने वाला कहां से है। मगर इसके साथ जो इक्विपमेंट बढ़े हैं तो व्यवस्था भी बढ़ी है, और भी जो है ना घुसपैठ के रास्ते भी तरीके अलग अलग बदले हैं। जैसे पहले ड्रोन नहीं हुआ करते थे, अब ड्रोन है जो 50 किलोमीटर के दायरे में अंदर तक आता है, और इस तरह से आता है कि उनको हमारे जो दूर संचार उपकरण है वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बीएसएफ का जो रोल होता है बहुत ही एक जिम्मेवारी भरा रोल होता है, क्योंकि बीएसएफ ही एक ऐसा फोर्स है जो कभी भी कहीं दूसरी जगह पोस्टेड बहुत ही कम जाता है। अगर उनके कहीं बेस सेंटर है उनमें भले ही कभी कभी आ जाते, मगर ज्यादा से ज्यादा उनकी पूरी सर्विस लाइफ बॉर्डर पे ही गुजरती है। और बॉर्डर कितने कहीं कहीं तो इतने खतरनाक हैं, जैसे इधर असम साइड में, बंगाल साइड में आ जाते हैं, जो रामबन का एरिया है जहाँ हरदम नदियां और पानियों से भरा होता है, और उसके साथ उसमें ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं कि अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो शरीर में चिपक जाए तो पूरा खून निचोड़ लेते हैं। जंगली जानवर होते हैं, फिर भी बीएसएफ का जवान इन सबको जो है ना खतरों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ड्यूटी बरकरार उस तरह से निभाता है जिस तरह से एक घर का मुखिया अपनी घर में जिम्मेवारी निभाता है। तो ये सब ताकतें हमारे देश के जवान, हमारे देश के ऑफिसर साहिबान ये अपनी जिम्मेवारी को इस तरह निभाते हैं। बाकी अन्य जगह ऐसा नहीं देखा गया है। तो मैं इतना ही साझा करूंगा इस पे। आपने हमें मौका दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन जी, जय सर। जय हिंद, जय भारत। एक सिर्फ ये था कि देखिए अभी तो नई टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे यूएवी और बाकी भी है, पर ये बताइए कि ऐसा हो गया कि बॉर्डर क्लोज हो गया या बॉर्डर से सारे आके रोहिंग्या और वो रविंदर सर, आई एम सो सॉरी सर, बहुत सारे स्पीकर्स वेट में, आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट वी गो वन बाय वन सर। मैं दो सेकंड में जवाब देके बंद करूंगा जी। हाँ, क्या है कि रोहिंग्या ये आ रहे थे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब बंगाल में सरकार कम्युनिस्ट की हुआ करती थी और ममता बनर्जी, मुझे ये शब्द कहना नहीं चाहिए मगर मैं फिर भी इसको क्लियर कर देता हूं, इन्होंने अपनी वोट बैंक के लिए इस तरह की घुसपैठें ज्यादा कराई है। जो बंगाल साइड का जो बांग्लादेशी बॉर्डर है इस पे घुसपैठ होती है दूसरे तरह की। यहाँ स्मगलिंग की भी होती है, कैटल्स की भी होती है, और मानव घुसपैठ भी होती है। मगर पंजाब साइड में जितनी होती है, पंजाब बॉर्डर हुआ, गुजरात बॉर्डर हुआ, राजस्थान बॉर्डर हुआ, यहाँ अन्य घुसपैठ कम होती, यहाँ ज्यादातर होती है स्मगलिंग की। तो ये इन बॉर्डरों का अंतर है।
तो वहां पर उस टाइम जब ये सरकारें थी, चाहे वो कम्युनिस्ट की रही हो, ममता भी उसी में शामिल है, इन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनकी घुसपैठ इन्होंने बहुत ज्यादा करवाई है, मतलब सीमा से बाहर करवाई है। और जो हमारे ऑफिसर साहिबान हुआ करते थे वहां, कमांडेंट ऑफिसर, वो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाते थे तो उनकी पकड़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम आप जानते हो किसकी थी, तो तुरंत उन ऑफिसरों के ऊपर अननेसेसरी केस लगा दिए जाते थे। और वो यहाँ तक है, काफी ऑफिसरों को नौकरी से भी जाना पड़ा है और जेल भी काटने पड़े। जी धन्यवाद। अमित जी आप ले लीजिए। सिर्फ ये बता रहा था कि अभी जो है कि दिल्ली और नोएडा में इतने जो है कि इलीगल्स हैं कि कई बार तो दर्द होता है कि कैसे ये हो गया। पर चलिए। थैंक यू रविंद्र जी। हमारे पास एक्चुअली सर का बहुत लिमिटेड टाइम है, हम वैसे भी शायद एक्सटेंड कर रहे हैं ये टाइम। सर जब भी आपको फील हो कि आप अब बहुत हुआ, बिल्कुल फील फ्री और हमें बताइए, हम वापस आपसे जुड़ेंगे और एक नया सेशन करेंगे। आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I can be here for another 10 minutes till 10:30. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग ज्ञान सर के पास जाते हैं। ज्ञान सर आपने अपना कुछ क्वेश्चन रखना है। पीयूष सर आप अपनी बात रख नहीं पाए थे, आई होप आपकी जो टेक्निकल इशू है वो सॉल्व हो गई है। तो जी मैं जी, ज्ञान सर के बाद आपका लेट्स टेक क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम ज्ञान जी एंड हंसा जी जी, जी देन जी। मैं अपना क्वेश्चन। ऑल राइट ओके। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे टू माय नॉलेज बॉर्डर पे हिंदुस्तान के लगभग 12,000 गांव हैं और उसमें से 3,000 गांव जो है वो वहाँ खाली होते जा रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ मतलब रह नहीं रहे अब, और कुछ जगह पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट, उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या हमें करना चाहिए? हेलो जी सर। सर एम आई ऑडिबल? बीच में आवाज कट गई थी आपकी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के बॉर्डर पे लगभग 12,000 गांव हैं और उसमें से टू माय नॉलेज 3,000 गांव जो है वो वहाँ जनसंख्या अब ज्यादा नहीं है, वो खाली एक तरह से हो गए। तो उसकी वजह से कई जगह पे डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट, उसका इफेक्ट क्या होगा और उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्या चैलेंजेस हैं? मैं थोड़ा सा आपके डिफर करूंगा कि कोई भी ऐसा बॉर्डर पे गांव नहीं है जो खाली हो रहा हो, बल्कि गांव बॉर्डर पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जो आप कह रहे हैं ना कि खाली हो गया, ऐसा कोई मेरे हिसाब से ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। डेमोग्राफिक चेंजेस जरूर आ रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में या बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर वो डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है जिसको मैं अभी शायद टच इसलिए नहीं करना चाहता कि पॉलिटिकल इशू को मैं नहीं उठाना चाहता। लेकिन मेनली यही समझ लीजिए कि जो ये पुश एंड पुल थ्योरी है, वो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बंदा वहां से इधर क्रॉस नहीं कर सकता। तो जिस भी इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो आप किसी भी पॉइंट से देख ले, जब तक उनको एनकरेज नहीं करेंगे आने के लिए, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो मूवमेंट होना मुश्किल है। लेकिन ये मत कहिए आप कि वहाँ के गांव खाली होकर के चले गए। गांव में वहां पर बॉर्डर पे पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां से विलेजेस जो है वो माइग्रेट कर रहे हो आगे। बॉर्डर पे पॉपुलेशन जो है पहले के मुताबिक ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। जी हंसा जी। थैंक यू सर। थैंक यू दिवा मैम, थैंक यू पीयूष सर, अमित सर, आईजी सर, जैन सर। थैंक यू दिवा मैम कि ना आपने मेरी कभी शायद आईजी सर से बात नहीं हो पाती, बट आपकी वजह से और बात हो पाई, उसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सर स्टेट पुलिस, मैं भी राजस्थान पुलिस से हूँ, बट स्टेट पुलिस का अपना अलग रोल होता है। बट आपको बहुत बड़ा थैंक्स कि सर आप हम लोगों को सिक्योर रख पाते हैं।
तभी हम लोग काम कर पाते हैं। और सर एक सवाल ये था कि स्टेट पुलिस को आप खुद भी जानते हैं कि ना पॉलिटिक्स का कितना फेस करना पड़ता है। क्या सर आपको भी वही सारी चीजें फेस करनी पड़ती है क्या, जो हम नहीं चाहते हुए भी हम लोगों को करना पड़ता है क्या सर? क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम बात हो पा रही है, तो मेरा यही सवाल है कि क्या पॉलिटिक्स दिक्कत करती है क्या सर? थैंक यू सर। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस को बता सकता हूँ कि मैं 38 साल रहा, मुझे कभी ऐसी सिचुएशन ना फेस की, ना मुझे कोई सामने ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ा। मैं त्रिपुरा में भी रहा हूँ, नागालैंड में भी रहा हूँ, राजस्थान में भी रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई सिचुएशन कभी महसूस नहीं हुई। अगर हुई होती तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। आज भी मैं कह सकता हूँ कि हम अपनी ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाते जाएं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि पुलिस में, क्योंकि पुलिस को, स्टेट पुलिस को उनका कंट्रोल जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लीडर्स के पास में रहता है। तो वो जब हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म की, तो हो सकता है उसमें फायदा हो, क्योंकि पुलिस बीइंग ए पुलिस स्टेट सब्जेक्ट, तो ये थोड़ा सा एक अंतर है स्टेट पुलिस में और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में। हमारी फोर्सेस का जो है वो एक सेट सिस्टम है, अपना रोल अलग है, पब्लिक के साथ में इंटर डीलिंग हमारी कम है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। अब समझ लीजिए, जैसे पुलिस की बात करते हैं तो हम जब परमवीर सिंह साहब जो कमिश्नर थे मुंबई के, उनको देखते हैं तो कैसे समझते हैं हम कि देखो क्या हालत हो रखी है वहां पुलिस की। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम समझते थे कि जो बम्बई की पुलिस है सबसे टॉप क्लास पुलिस है। उसका हमारे दिमाग में इमेज ये थी कि साहब बॉम्बे पुलिस जो है वो नंबर 1 पुलिस है। और आज की तारीख में समझिए, देखिए जब वहां पर पुलिस कमिश्नर जो है वो किस हालत में चल रहे हैं, जी तो सर, ये थोड़ी जी प्रॉब्लम है। जी। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी सर कि आप बखूबी हम लोगों को सेफ रखते हैं, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू हंसा मैम। अच्छा लगा आप स्पेस में आए और आपने अपनी बात रखी। मैं अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुछ एक माइक्स मुझे देने, पर हमारे साथ ब्रेवो रुद्र हैं। पीयूष भाई, आप पहले अपना क्वेश्चन रख लीजिए, फिर मैं ब्रेवो रुद्र के पास जाऊंगी। जी जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर्वेलेंस का एक बहुत बड़ा रोल है आपका बीएसएफ का सर्वेलेंस में, और काफ़ी इक्विपमेंट्स और काफ़ी चेंजेस हुए हैं इन रिसेंट पास्ट, और एडवर्सरीज या स्मगलर्स टाइम टू टाइम अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली बीएसएफ के लिए। तो किस तरह के इक्विपमेंट्स अभी आए हैं? आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो इंडिजिनसली एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट डेवलप किया गया है बीएसएफ के लिए, जो जैसलमेर में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो क्या क्या सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं और क्या क्या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो इस बारे में आप बता सकें या पब्लिक डोमेन में रख सकें, तो प्लीज कुछ बताएं सर। देखिए, आपका सवाल थोड़ा ट्रिकी जरूर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्वेलेंस के लिए जो भी मीन्स हैं या जो इक्विपमेंट हैं, वी हैव टू बी ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ आवर चैलेंज। तो मैं अभी ये ना तो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ना मैं बताना चाहूंगा कि क्या इक्विपमेंट है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्विलेंस की रिक्वायरमेंट है, वो जो जो इक्विपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे ह्यूमन एफर्ट को मदद कर सके। हमारी रिक्वायरमेंट है जो मुझे रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके कि मेरे से 5 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर आगे क्या हो रहा है, और कैसे मुझे उसको डिटेक्ट करना है, कैसे मुझे उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है एज ए बॉर्डरमैन। तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो डिटेक्शन के लिए हो, चाहे वो अर्ली वार्निंग के लिए हो, वो ऐसा हो कि मुझे इतना टाइम मिल सके कि मैं उसको एंटिसिपेट कर सकूं और उसके ऊपर रिएक्ट कर सकूं। तो ये एक चीज है। अब इक्विपमेंट स्पेसिफिक जो है वो मैं नहीं डिस्कस कर सकता, और मेरे पास शायद उसकी नॉलेज भी नहीं होगी। लेकिन जो मैंने बताया वो यही कि जो भी इक्विपमेंट लगाएं वो ऐसा हो जो मुझे रिस्पॉन्स टाइम दे सके और लीड टाइम दे सके रिएक्ट करने के लिए।
ऑलराइट, थैंक यू सर। हमारे ब्रेवो रुद्र सर, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखिए। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं सबको कल 4 दिसंबर है, हमारा भारतीय नौसेना दिवस है, तो मैं सबको इसके बधाई देता हूँ। हैप्पी नेवी डे टू ऑल। और मैं देख रहा हूँ ये आपका जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो सोल्जर स्पीक का जो सेशन रहता है, इसमें ज़्यादातर हमारे वेटरन्स रहते हैं, सर्विंग सोल्जर्स रहते हैं, या हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं जिनका कोई ना कोई सर्विसेज में है। तो मेरा उन सभी को प्रणाम। और सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है बीएन शर्मा सर, कि मैं पंजाब की बॉर्डर जोन से हूँ और मैं खुद भी एक वेटरन हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब एक बार ना बॉम्बे से छुट्टी आ रहा था, ट्रेन में मेरे साथ एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर साहब थे। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने जब उनको अपना बताया, अपना नेटिव प्लेस, तो उन्होंने फिर उनका रिएक्शन जो था ना, तो उन्होंने बोला कि यार हमने उस टाइम पे ना 84 के टाइम पे बहुत मतलब टफ सर्विस निकाली है आपके एरिया में। तो सर, अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट मैं एक सरकारी नौकर हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो मैं जहाँ पे अभी आके देखता हूँ कि जो हम देखते हैं ना, पंजाब में नशा बहुत हो रहा है, इसमें मैं थोड़ी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखता हूँ, और मेरे को कहते हुए भी थोड़ा दुख हो रहा है, तो इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी देखता हूँ। तो सर, मेरे 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 को आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो पंजाब के हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वही दौर वापस आ सकता है जो 84 के आसपास था? क्योंकि अभी मैं जिस विंग में होना चाहिए, मैं उस विंग में नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ऑब्जर्वेशन करता हूँ। फौजी तो आपको पता है हमेशा फौजी की तरह ही सोचता है। तो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ और बड़ा दुख होता है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है ऐसे जो तस्करी के मामलों में। उनको भी पता है कि ये तस्कर लोग कौन है, लेकिन पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उनके भी हाथ बंधे रहते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना ये पंजाब को बहुत मतलब उसी दौर की तरफ धकेला जा रहा है। एक तो सर मैं आपके पास ये ओपिनियन जानना चाहता हूँ। दूसरा सर, मेरे को इसके बारे में, वैसे बीएसएफ के बारे में ये पता नहीं है कि एयर विंग है कि नहीं, क्योंकि मैं बॉर्डर जोन से हूँ। मैं देखता हूँ कि चप्पे चप्पे पे तो हम नहीं रख सकते एक एक सोल्जर बॉर्डर की निगरानी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास एयर विंग होना चाहिए बीएसएफ के पास, कि ताकि जो हमारी निगरानी है वो थोड़ी और आसान हो जाए? जय हिंद। आपके दो इशू हैं। एक तो आपने कहा कि 84 जैसी सिचुएशन तो नहीं बनेगी दोबारा, और दूसरा है कि बीएसएफ क्लास में एयरविंग का क्या स्टेटस है। तो एक चीज मैं ये बताता हूँ कि जो 84 के जो हालात थे, वो हालात और आज के हालात में फर्क है। मुझे लगता नहीं, हाँ खतरा जरूर है, चैलेंज जरूर है कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो पंजाब में दोबारा वैसी ही हालात पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं जो 84-85 में हुए थे। लेकिन मुझे यकीन है कि अब वैसी सिचुएशन नहीं हो पाएगी। तब भी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी पंजाब की, वो थी हिंदू और सिखों की एकता। मैं तब पंजाब में ही था पोस्टेड 87, 88, 89 में। तो मुझे मालूम है कि हम कैसे वहाँ पर ऑपरेशन करते थे। तो उस टाइम हालात काफ़ी ख़राब थे, और वैसी सिचुएशन मुझे लगता नहीं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि खतरा क्या है। तब खतरे का इतना अंदाज़ा नहीं था। तो वो हम आगे आने वाले टाइम में हमें जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जैसे अभी इसका ओपनिंग हुई थी हमारे करतारपुर कॉरिडोर की, तब भी एक कंसर्न यही था सिक्योरिटी को लेकर के कि इससे सिक्योरिटी के ऊपर कितना फर्क पड़ सकता है। तो हर चीज पर, हर स्टेप पर ये असेसमेंट करना जरूरी है, और कर भी रहे हैं। और मुझे पर्सनल ओपिनियन यही है कि वैसे हालात नहीं हो पाएंगे, लेकिन अलर्ट रहना और सचेत रहना बहुत जरूरी है।
सेकंड पॉइंट आपका था कि बीएसएफ के पास में एयरविंग होना चाहिए कि क्या नहीं, वो एयरविंग हमारे पास में है, लेकिन वो एयरविंग जो है बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं और वैसा नहीं है जो एरियल रेकी वगैरह कर सके। लेकिन हाँ, जो ड्रोन का खतरा है उसको देखते हुए हमारे पास काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन और साथ साथ जो डेप्थ एरिया है जहाँ पर डिलीवरी, इंटेंडेड डिलीवरी, चाहे वो ड्रग्स की हो या वेपन की हो, जो जो एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये डिलीवर होना है, उस एरिया में हमारे पास में रियल टाइम इंफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है। वहाँ पर हम अगर बंदे नहीं लगा सकते तो हमारे पास में सोर्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मर होने चाहिए जो हमें बता सकें कि कोई ऐसी एक्टिविटी है ड्रोन की, लैंडिंग की, डिलीवरी की। वो चीज़ें जो हैं वो तभी आएंगी जब हमारा वहाँ की पॉपुलेशन के साथ में तालमेल ठीक होगा और हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम हो कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। तो एक ये बहुत बड़ी चैलेंज है जो आने वाला है सिक्योरिटी को लेकर के, जब तक हमारे पास में टेक्नोलॉजी पूरी अवेलेबल ना हो। थैंक यू वेरी मच सर। ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि अशोक जी के पास माइक है और ये जस्टिफाइड नहीं होगा अगर मैं अशोक जी को बिना उनके क्वेश्चन के भेजूं। अशोक जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए, इसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे। अशोक मथुका जी। नो प्रॉब्लम, आई थिंक वो हमारे साथ है नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे से जुड़े और इतना इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिसनर्स ने सब ने आज आपके साथ आपसे बहुत कुछ बीएसएफ को समझा, हमने समझा, जाना, और दिल से दुआ निकलती है कि जितने सैनिक हमारे बॉर्डर में खड़े हैं वो हमारी जो जिस तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और वो अपने काम में सफल होते हैं, भगवान अपने काम में सफल हो। दुश्मनों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, मगर हमें पता भी नहीं चलता कौन से दुश्मन, कहाँ के दुश्मन, सिर्फ हम उनका नाम जानते हैं, हमने कभी न देखा, न सुना, न समझा, मगर उन सबको हमको आपने उन सब से बचा के रखा। इसके लिए आप एक बहुत बड़ा ग्रैंड सल्यूट है हम सबकी ओर से। और मैं आशा करती हूँ हम आपसे वापस जुड़ेंगे, कुछ और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस को कभी शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. Please come again and again and again and again, so that we can listen to all the anecdotes, the small stories. 30 plus years of service is not a small thing. There will be a भंडारा रहेगा आपके पास में anecdotes का और experiences का. You would really love to share it and know more and more from you. Thank you for thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. For your services, IG Bhola sir, and Indian Diva, wonderful, for the wonderful space. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Thank you so much, शर्मा सर। आपने बहुत ही पोलाइटनेस, हम्बलनेस के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, एंड बिलीव मी इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था। दो आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, माय कजन इज आल्सो सर्विंग आईजी इन कोस्ट गार्ड, बट बीएसएफ के बारे में आपने जितना अच्छे से बताया और आज पता लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। माय सैल्यूट। Thank you. It will be honor to be with you people, and pleasure was mine. Thank you very much. Thanks, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Jai Hind. जय हिंद एंड जय हिंद की सेना, ये बहुत जरूरी है। Thank you, ma'am. सेना होना। थैंक यू हंसा मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आज स्पेस में आए और आपने इसमें पार्ट लिया। Thank you. लुकिंग फॉरवर्ड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप आते रहेंगी क्योंकि मेरे जितने यहाँ पे हमारे जितने लिसनर्स हैं, हमारे जितने एसोसिएट्स हैं जो इन सेशंस को ऐसा बनाते हैं कि वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि हमारे बुलाने लेने से या यहाँ पे हमारे होने से ये सफल नहीं हो सकता। आप सब लोगों का सहयोग है, आप सब लोगों की प्रेजेंस है, आप लोगों की अपनी इच्छा है कि आप सैनिक लोगों से जुड़ें, हमारे सोल्जर्स को अपनी इमोशंस से शेयर करें।
ये तभी संभव है जब आप लोग हैं हमारे